राजनीति में जीत के लिए दल हर दांव खेलते हैं। वादों का दांव, घोषणाओं का दांव, विकास का दांव, धर्म का दांव, जाति का दांव, और ये सब कुछ राजस्थान के रण में दिख रहा है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिष्ठा ही दांव पर लगी हुई है। इंसान के साथ भगवान भी चुनाव मैदान में हैं, जो अपनी जाति के लिए राजनीति कर रहे हैं। कौन सा दल भगवान का कितना है, लोकतंत्र के महापर्व में इसका बंटवारा भी खूब चल रहा है। आज की सियासत में राजस्थान में चल रहे चुनावों के राजनीति के इसी विषय की बात करेंगे कि भगवान हैं किसके कितने, किस जाति के राम हैं तो किस जाति के हनुमान हैं। हालांकि आज के लोगों की बात बता दें तो जो लोग सत्ता की निगहबानी करेंगे वो लोग अगर पुष्कर जाते हैं तो अपनी जाति बता देते हैं, गोत्र बता देते हैं। उसके बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि अगर वो ब्राह्मण हैं तो पूजा हनुमान की करिएगा तो वो दलित हैं। ये सब कुछ राजस्थान के चुनाव में बेचा जा रहा है। आज की सियासत में इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश और मिजोरम में हो चुके आहुति की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां 230 सीटों पर एक ही चरण में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक मतदान समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश की 227 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुए, जबकि 13 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 7 बजे से 3 बजे तक मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की कुल 5,04,95,251 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक दो जगह छोटी बड़ी घटनाओं को छोड़ दिया जाए, छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो वहां पर कुल मिलाकर के मतदान शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ है। भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस बदलाव को लेकर चुनाव मैदान में गई थी। बहरहाल वादों की बातें तो खत्म हो गई थी, जनता की बारी थी, जनता ने अपना मत दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 11 दिसंबर को जब ईवीएम से नेताओं के भाग्य का फैसला बाहर निकलेगा तो जीत किसके हाथ जाती है। बात मिजोरम की कर लें तो 28 नवंबर को मिजोरम में भी 40 सीटों पर मतदान हुआ। 7,70,395 मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपनी सरकार जो 11 दिसंबर के बाद बनेगी उसका मजमून रख दिया है। अब उसका पूरा उत्तर 11 दिसंबर को सामने आएगा जब ईवीएम खुलेगी। लेकिन मिजोरम ने भी अपने लिए सरकार बनाने का काम पूरा कर दिया है, जनता ने मतदान कर दिया है। अब विकास पर विश्वास करते हुए जनता ने अपने दल को चुना है। सरकार किसकी बनती है ये तो 11 दिसंबर के बाद पता चलेगा कि जनता ने जीत का सेहरा बांधा किसके दामन पर है। तो छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान समाप्त हो गया। जनता ने अपनी बारी पूरी कर दी है। अब नई सरकार जो बनेगी उसके जिम्मे विकास है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और मिजोरम में 2018 के लोकतंत्र के महापर्व का अंत हुआ। मध्य प्रदेश और मिजोरम की जनता ने अपनी आहुति देकर 2018 के विधानसभा चुनावों के गठन के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 2018 के महापर्व की अंतिम पूजा में मध्य प्रदेश और मिजोरम की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बात मध्य प्रदेश की करें
तो 65,367 मतदान केंद्रों पर 2,907 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। 11 दिसंबर को 2,907 उम्मीदवारों का फैसला जो मध्य प्रदेश की जनता ने किया है वो खुलेगा और मध्य प्रदेश की नई सरकार के गठन की तस्वीर भी साफ होगी। मध्य प्रदेश में जहां भाजपा फिर से एक बार सरकार बनाने की उम्मीद पाले बैठी है, वहीं कांग्रेस विकास के आधार पर भाजपा को हटाने और नई सरकार बनाने का मंसूबा पाले हुए है। चुनाव के दरमियान जो बयान आए उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता विकास के लिए हो रहे बदलाव का वोट कर रही है और कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये हमारा दावा है। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि भाजपा के विकास पर जनता को विश्वास है और इसी आधार पर वोट डाले गए हैं। मिजोरम में भी कुछ स्थितियां इसी तरह की हैं। विकास के आधार पर भाजपा को भरोसा है कि 2 बार लगातार कांग्रेस सरकार वहां भले बनाई है, लेकिन इस बार हम सरकार बनाएंगे और पूर्वोत्तर से कांग्रेस को पूरे तौर पर खत्म करेंगे, जबकि कांग्रेस हैट्रिक लगाने के लिए तैयार बैठी है। बहरहाल जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। ईवीएम में उम्मीदवारों के भाग्य को बंद कर दिया है। फैसला 11 दिसंबर को होगा जब ईवीएम खुलेगा और उनकी किस्मत सामने होगी। उम्मीद दोनों दलों को सरकार बनाने की है। अब जनता चुनी किसे है ये तो फिर 11 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास करते हुए जनता ने अपनी अंतिम आहुति दे दी है। विकास निश्चित तौर पर आधार बना है। अब 11 दिसंबर को चुनी जाने वाली सरकार के लिए भरोसा इसी पर कायम रखने का है कि जिस विकास के विश्वास पर जनता ने उन्हें वोट दिया है उस भरोसे पर वो खरे उतरें। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो मिजोरम और मध्य प्रदेश की जनता ने अपना जनमत दे दिया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो तैयारी जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल जनता के बीच विकास, जाति, धर्म, भगवान सब कुछ को लेकर के उतरे हुए हैं। बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की करें तो उन्होंने छाबड़ा, झालावाड़ में चुनावी सभा की और भाजपा के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। मुख्यमंत्री 12 में भी चुनावी सभा की। अच्छा इस्तेमाल करने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। 36 के 36 को हमको गले से लगा के आगे बढ़ेंगे और राजस्थान को और इस क्षेत्र को, अटरू 12 क्षेत्र को, झालावाड़ संसदीय क्षेत्र को, 12 संसदीय क्षेत्र को और पूरे राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। बोलो हिम्मत है, बोलो हिम्मत है। जिन्होंने हाथ बटाया, साथ दिया, मनोहर थाना के रास्ते दिखाने का काम किया, नहीं मालूम था। आज तो कंवरलाल जी, गोविंद जी, ये सब बढ़िया बढ़िया जगह के अंदर, बढ़िया बढ़िया पुलों के ऊपर, बढ़िया बढ़िया रोड्स के ऊपर अच्छी बिजली के साथ जाने का काम करते, परंतु वो जमाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राजस्थान के दौरे पर थे। उन्होंने चुनावी सभाएं की, भाजपा के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने वोट मांगे। नरेंद्र मोदी ने भरतपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजस्थान की परंपरागत भाषा में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने अपील की कि हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के ही काम किया है और विकास में कहीं भी कोई कोर कसर हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। आप जी रहे हैं वही जिंदगी मैं जिया। न आप सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, न मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा। न आपके माता पिता, दादा दादी कभी राज करते थे,
न मेरे माता पिता दादा दादी कभी राज करते। माओवादी नक्सलवादी, ये माओवादी नक्सलवादी हिंसावादी लोगों को ये नामदार के राज दरबारी, उनके खासम खास, उनके राज्यसभा के मेंबर बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ये माओवादी नक्सलवादी हिंसावादी ये तो क्रांतिकारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी राजस्थान दौरे पर थे। उन्होंने राजस्थान में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने देश के विकास के लिए काम किया है। नोटबंदी और जीएसटी से देश की संरचना मजबूत हुई है। जो नोटबंदी के बाद हालात हुए हैं उसमें 2,24,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हुई हैं जो फर्जी थी। उसके अलावा 1,10,00,000 से ज्यादा व्यापारी जीएसटी के दायरे में आए हैं, जिससे सरकार की टैक्स संरचना मजबूत हुई है और जीएसटी का जो पूरा फायदा है वो देश की जनता को मिला है। साथ ही उन्होंने जातिगत टिप्पणी खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता और पिता को लेकर के कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों को भी रखा और कहा कि कांग्रेस जाति की सियासत कर रही है। मैं विशेष रूप से उठाना चाहता हूं, 3 तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट करे। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद एक कानून लाया था हम लोगों ने। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में लंबित है अभी तक। तो कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट नहीं करती। तो आने की जरूरत नहीं है जीएसटी पर, आपको मालूम है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि जीएसटी के बाद अभी तक लगभग 1,10,00,000 लोग व्यापारी जीएसटी पे आ चुके हैं, जिसमें 63 लाख पुराने हैं और 49 लाख नए। तो जीएसटी के बाद सरकार का व्यापार बढ़ा है और 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी का साथ नहीं दिया है। जहां से सामाजिक बदलाव की बात होती, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे 3 तलाक के मुद्दे पर सियासत की, बहुत छोटे से अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 तलाक के मुद्दे पर भाजपा की तरफ से पहली बार यह कहा गया है कि 3 तलाक भाजपा के लिए कभी मुद्दा नहीं रहा। अहम सवाल यह है कि जिस चीज को लेकर के देश की सियासत में बड़ा बवाल खड़ा हुआ था, तो ये चीजें कांग्रेस की तरफ से भी उठाई गई थी कि 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी मुस्लिम वर्ग के साथ राजनीति कर रहा है। लेकिन बात राजस्थान की कर लें तो 200 विधानसभा सीटों पर सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को भाजपा ने उतारा है। ऐसे में 3 तलाक के मुद्दे पर जब चर्चा हुई तो केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कह दिया कि 3 तलाक हमारे लिए मुद्दा नहीं, बल्कि एक काम था जिसमें सामाजिक विकास और महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर के हमने काम किया था कि कोई भी वर्ग, चाहे वो महिलाओं का ही हो, उपेक्षित न रह जाए। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी रण में मुद्दों के खड़े होने और मुद्दों के हटने को लेकर अलग अलग सियासी बयान नेताओं के आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान में मुस्लिम को लेकर के भाजपा पर जिस तरीके का प्रहार कांग्रेस ने किया था, अब भाजपा भी मुखर होकर के उसका जवाब देना शुरू कर दी है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर 3 तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार ये कहती रही थी कि ये बीजेपी का चुनाव के लिए मुद्दा है, जबकि आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया कि 3 तलाक भाजपा के लिए कभी मुद्दा रहा ही नहीं है। मैं एक विषय में विशेष रूप से उठाना चाहता हूं, 3 तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट करे। आपको पता है
कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद एक कानून लाया था हम लोगों ने, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में लंबित है अभी तक। तो कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट नहीं करती। सामाजिक समरसता कायम रहे, इसके लिए काम किया गया। महिलाओं पर अत्याचार न हो, इसके लिए कानून बनाया गया। महिला विकास की मुख्य धारा में साथ साथ चलें, इसके लिए इसकी मंजूरी दी गई। रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की मानसिकता ही महिला के विकास को लेकर नहीं रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के लोग महिलाओं को लेकर अनाप शनाप बयान देते रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बयान की बात हो या फिर राजस्थान के चुनाव में अशोक गहलोत द्वारा अमित शाह के सम्मान में वसुंधरा द्वारा झुककर प्रणाम करने पर दिए गए विवादित बयान की बात हो, सब में महिलाओं के सम्मान की बात कह करके बीजेपी आगे बढ़ गई। रविशंकर प्रसाद ने राजस्थान के चुनावों में महिलाओं के लिए एक नई स्थिति तो खड़ी ही कर दी। बहरहाल आधी आबादी का कितना वोट भाजपा को मिलता है, ये तो जब 11 दिसंबर को परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन महिला विकास के लिए है मुद्दा नहीं, भाजपा ने कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती तो खड़ी ही कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो 3 तलाक के मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया कि वो कभी उनके लिए मुद्दा नहीं रहा। अलग बात है कांग्रेस इस मामले पर उन्हें लगातार घेरती रही है। कांग्रेस ये कहती रही है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के 3 तलाक के मुद्दे को बीजेपी भजाना चाहती है, लेकिन राजस्थान की सियासत में बीजेपी उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए कांग्रेस पर ये चीजें जरूर तोहमत के तौर पर लगाया है कि 3 तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे। हालांकि उसी क्रम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी राजस्थान में थे। उन्होंने प्रेस वार्ता की और कई मुद्दों पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिस तरीके से मुद्दे बने सरकार बनाने को लेकर के, वहां के राज्यपाल का जिस तरीके से बयान आया, ये तमाम चीजें देश के लिए खतरनाक हैं और कांग्रेस को जिस तरीके से बीजेपी पेश करने की कोशिश कर रही है, यह भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्हें फूंका रख के मारा गया, फूंका रख के मारा गया। जो अनुदान जाना था समय से नहीं पहुंचा, जबकि राजस्थान क्लेम करता है कि सबसे पहला गौ माता का मंत्रालय इन्होंने बनाया। और तड़प तड़प कर भूख से 10,000 से ज्यादा गायें अगर कहीं मरी थी वसुंधरा सरकार में। ये तो इतिहास है, पैदाइश से जन्मी हुआ था। इंसान को बांटने का, समाज को बांटने का, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर। और भाजपा ने आज तक जो सत्ता हासिल की है धर्म और जात के नाम पर बांट कर की। उनके विगत इतिहास से तो मेल खाती, पर एक लोकतांत्रिक सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष की मर्यादित भाषा नहीं हो। क्या बोले? विपक्ष का गिरोवान पकड़ लो, साले पकड़ लो। भाषा सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा, गिरोवान पकड़ लो। श्री सतपाल मलिक जी ने एक बात कही कि यदि मैंने दिल्ली का आदेश माना होता, दिल्ली की सुनी होती, तो फिर मुझे सज्जाद लोन को मुख्यमंत्री बनाना। तो प्रमोद तिवारी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रहे। उन्होंने कांग्रेस को लेकर के कहा कि हम लोगों की नीतियां साफ है, हम लोगों की बातें साफ है और जिस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेता बात करते हैं, जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, वो देश हित के लिए ठीक नहीं है। इंसानों को बांटने के साथ साथ भगवान को भी बांटने का काम किया जा रहा है। अब राम मंदिर के बाद हनुमान की जाति बताई जा रही है और उसे भी लोकतंत्र में भजाने का काम किया जा रहा है। बस पहली बार राजस्थान की धरती पर मुझे ये ज्ञान मिला कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने उन्हें बताया कि वो दलित वर्ग से आते हैं, वंचित वर्ग से आते हैं।
तो अभी तक तो इंसान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति अगड़ा चल रहा। और हमारे बगल में वली को भी यहाँ पर दलित वंचित बना दिया गया, उनसे तो रोज हाथ जोड़ के हम सब खड़े होते हैं। और उन्हीं को अगर वंचित और अनाथ बना दिया तो किससे मांगे? बजरंग बली तो कहा जाता है कि महाशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली। भगवान राम को भी जरूरत पड़ी तो सीता जी को ढूंढ के वहीं गए, जलाराम गए, अश्वत्थामा तो वो कूद गए पूरा समुद्री, उनको हमारे मुख्यमंत्री जी ने दलित वंचित बना। तो चलिए, सियासत का मजमून भी कुछ इसी तरह का है कि भगवान भी जाति में बांटे जा रहे हैं, दलित समीकरण की भी गोटी बैठाई जा रही है। इसके बीच एक और बात कर लेते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र तैयार कर चुकी है और माना जा रहा है कि 29 नवंबर को उनका घोषणा पत्र आएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान के विकास के लिए कांग्रेस की सरकार का घोषणा पत्र 29 नवंबर को जनता के सामने होगा। भाजपा का घोषणा पत्र आने के बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से पलटवार किया है, उससे एक बात तो अब लगने लगा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में विकास की कोई नई दिशा जरूर दिखेगी। भाजपा ने बेरोजगार युवकों को 5,000 रुपए रोजगार भत्ता देने की बात क्या कही, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का बयान आ गया। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस का युवाओं को लेकर ये वादा पुराना है, भाजपा ने उनकी बातों को चुरा लिया, उसकी नकल कर ली। किसानों के विकास के मुद्दे को लेकर के भी सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में कोई बड़ी बात किसानों के लिए नहीं कही गई है, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिनों के भीतर किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। युवाओं को रोजगार देने के लिए कांग्रेस की अपनी नीति है, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए भी योजना बनी हुई है, किसानों के कर्ज माफ होंगे, इसके लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह रखा है। राजस्थान के चुनावों में अगर मंदिर मुद्दे और धर्म की बात को छोड़ दिया जाए तो दोनों राजनीतिक दल युवा और किसानों को साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के आने वाले घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़ी बातें और रोजगार के लिए युवाओं को लुभाने के नारे अगर हों तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। सुकून की बात सिर्फ यही होगी कि दोनों राजनीतिक दलों ने युवाओं और किसानों को जिस तरीके से तरजीह दी है, अगर सरकार बनने के बाद वो जमीन पर उतरता है तो निश्चित तौर पर राजस्थान विकास की एक नई परिभाषा तो गढ़ ही देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 29 नवंबर को आने वाले घोषणा पत्र में कांग्रेस क्या क्या घोष करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो आज की सियासत में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।